भारत में तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार की शुरुआत की थी। अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे पूरे भारत पर। चारों तरफ निर्दयी ब्रिटिशों के अत्याचार से फैला था बेसहारा हिंदुस्तानियों के जीवन संघर्ष का आर्तनाद। एक तरफ असहनीय अत्याचार और दूसरी ओर चाबुक, गोली और तोप से निकले गोलों के विस्फोट से बन रहा था एक अमानवीय माहौल। हिंदुस्तानी आसमान में राज करने लगा ब्रिटेन का झंडा। धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को हड़प लिया ब्रिटिश शासकों ने। सरोजिनी, और दादा, पुलिस! Fast, fast! Out! Aurobindo Ghosh kaun hai? Is that you? Yes, I'm Aurobindo Ghosh. I'm Superintendent Cragen. You are under arrest. Search the room. I heard you have graduated from London. और ऐसा एक पुराना घर के अनफर्निश्ड कमरे के फर्श पर लेट के रहना तुम्हारे जैसे एक एजुकेटेड को अच्छा लगता है। मैं मामूली आदमी हूँ, रहता भी वैसे ही हूँ। सर, यहाँ कुछ मिला है। Careful, you fool. It must be an explosive. You were caught red-handed. और वो भी बॉम्ब बनाने के लिए। तुम अब काला पानी जाओगे। वो कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, दक्षिणेश्वर के मंदिर से लाया था पवित्र मिट्टी। हम हैं नई पीढ़ी। हमारी प्रतिभा, बुद्धि, काबिलियत पर गर्व है हमें। हमारे अंदर है भरपूर जोश और आगे बढ़ने की चाहत। सुख, समृद्धि और सद्भाव से भरे नए युग को लाएंगे हम। हम हैं भारत का भविष्य। एक चमकते भविष्य की इच्छा करते समय हम भूल जाते हैं हमारा गौरवशाली इतिहास, जिन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए अपना सब त्याग दिया था। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ऐसे एक इंसान को याद करने के लिए जो खासकर हमारी पीढ़ी के लिए कुछ हद तक अनजान रह गए। औरोबिंदो घोष, जिन्हें लोग श्री औरोबिंदो नाम से पहचानते हैं। आज उन्हें याद करेंगे हम।
उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, परिचित होंगे उनके बहुमुखी प्रतिभा के संग। 1872 साल 15 अगस्त वो कलकत्ते शहर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम था डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी। परिवार में थे 4 भाई और 1 बहन। पहले दार्जिलिंग के लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। बाद में सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें और उनके 2 भाइयों को भेजा गया लंदन। वहां सेंट पॉल स्कूल लंदन में और बाद में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ाई की। अरबिंदो घोष थे प्रखर बुद्धिमान एक इंसान। बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने की आदत थी। अंग्रेजी साहित्य, यूरोप के इतिहास और कविता के प्रति उनका खास लगाव था। कुछ ही दिनों में एक स्कॉलर और उदीयमान कवि के रूप में उनका नाम हो गया। एक तरफ तो वो थे एक देश प्रेमी, एक तेजधार राजनैतिक लेखक और एक विप्लवी नेता। भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ और संस्कृति के वो थे मौलिक विश्लेषक। इसके अलावा अंग्रेजी के विशेष कवि के रूप में भी उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। एक दार्शनिक के रूप में भी उनका था बिल्कुल नया और अपना मत और विचार। उनका श्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ है द लाइफ डिवाइन। सभी विषयों पर उनकी रचनाएं लगभग 15,000 पन्नों में 37 खंडों में प्रकाशित हैं। वे थे दृष्टा, वे थे योगी पुरुष, वो थे परिवर्तन के अगले पड़ाव के मनुष्यों के दिव्य जीवन के प्रवक्ता। जीवन के पहले भाग में थे एक विप्लवी और दूसरे भाग में वे थे एक आधुनिक सोच वाले ऋषि। मैं हूं सुदीप, इस फिल्म का संचालक। हम इस फिल्म में देखेंगे लगभग एक अनजानी कहानी। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थे 2 विषय, साहित्य और भारतीय राजनीति। भाषा के ऊपर उनकी मजबूत पकड़ थी। उनकी अंग्रेजी, ग्रीक और लैटिन में एक जैसी दक्षता थी। इसके अलावा उन्होंने बचपन से फ्रेंच सीखी थी। बाद में जाकर उन्होंने जर्मन, इटालियन और स्पेनिश सीखी। इसके अलावा मातृभाषा बांग्ला, संस्कृत और हिंदी भी सीखी थी। बस इतना ही नहीं, उन्होंने भारत लौटकर भी कुछ भारतीय भाषाएं बहुत अच्छे से सीखी थीं, जैसे गुजराती, मराठी और बाद में जाकर तमिल भी। कहीं पढ़ा था ये मैंने, उनके पिता चाहते थे उनके बेटे पूरी तरह से एंग्लिसाइज्ड हो जाएं। सही बताया, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका ब्रिटिशों के अत्याचार से ऐसा मन उचट गया कि बेटों को भारतीय समाचार पत्रों की न्यूज कटिंग भेजना शुरू किया, जिससे वो लोग देश की हालत के बारे में जागरूक हों। ऐसा था? तो फिर युवा अरबिंदो के ऊपर इसका कुछ प्रभाव पड़ा? वो अच्छे खासे प्रभावित हुए थे। इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि इंडियन मजलिस और लोटस एंड डैगर नाम से 2 गुप्त और अल्पकालिक दल में शामिल भी हुए थे। उन्होंने इन दलों में कुछ स्पीचेस भी दी थी। उस समय इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स को पता नहीं चला? हाँ, उन्हें पता जरूर चला था, लेकिन उसका परिणाम आया थोड़ा दूसरे ही रूप से। उस समय तकरीबन 1 वर्ष तक श्री अरबिंदो को बड़ी मुश्किलों में दिन बिताने पड़े। अच्छा? हाँ, लेकिन विपरीत परिस्थिति से वो रुके नहीं। सही समय पर पढ़ाई पूरी करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्लासिकल ट्राइपोस परीक्षा पास की, जो थी फर्स्ट क्लास के साथ ग्रेजुएट होने के समान। क्लासिकल ट्राइपोस परीक्षा पास करने के बाद उनके जीवन में क्या घटा था वो बतलाती हूँ, सुनो। और वही था शायद उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट। उनके पिता ने चाहा था वो एक ICS ऑफिसर बने, लेकिन श्री अरबिंदो ने तब तक फैसला कर लिया था कि वे बनेंगे स्वाधीनता संग्रामी। लेकिन पिता को कोई दुख भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए शुरू कर दी तैयारी परीक्षा की। हाँ, ये पता है। उस लिखित परीक्षा में फर्स्ट क्लास लाने के बाद भी घुड़सवारी में फेल दिखा के हटा दिए गए थे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रिटिशों के खिलाफ उनके विरोध का पता चलने पर उन्हें फेल किया गया।
वरना बहुत से प्रार्थी घुड़सवारी में पास किए बिना नौकरी पाते थे, क्योंकि वो नौकरी में ज्वाइन करने के बाद भी उसे सीखने का अवसर पाते थे और वो फेल नहीं हुए थे, एब्सेंट थे। अच्छा, इसके बाद वो भारत लौट आए थे ना, बड़ौदा स्टेट सर्विस में योगदान देने। हाँ, दिसंबर 1892 में। तब तत्कालीन बड़ौदा के राजा सियाजी राव गायकवाड़ के संग इंग्लैंड में मिले थे ऐसे एक बंगाली जो नौकरी खोज रहे थे, और वो कोई और नहीं थे श्री औरोबिंदो। उस समय बड़ौदा था ब्रिटिश की मदद पाने वाला भारत का मुख्य प्रिंसली स्टेट। इस राज्य के शासनकर्ता महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ को अंग्रेजों ने उनके सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, लेकिन उसके बावजूद सियाजी राव गायकवाड़ उनके शक से परे नहीं थे। अंग्रेजों को यह शक था कि महाराज भारत के स्वाधीनता संग्राम को सपोर्ट करते हैं। सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रतिभावान औरोबिंदो को बड़े हर्ष के साथ 200 रुपए महीने के वेतन पर नौकरी दी। महाराज से मिलने से पहले श्री औरोबिंदो ने इसी बीच 21 साल की उम्र का ज्यादातर हिस्सा इंग्लैंड में बिताया था पढ़ाई के लिए। बड़ौदा में उनकी पहली नियुक्ति थी सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। कुछ ही दिन के भीतर श्री औरोबिंदो का इस एक रास्ता से मन भर जाता है। शायद इसी एक जैसे निरस काम के चलते ही वह अपनी साहित्य चर्चा जारी रख पाए और राजनैतिक विचारधारा को मजबूती से गढ़ पाने का मौका मिल पाया। भारत की राजनीति में श्री औरोबिंदो का प्रवेश हुआ राजनैतिक लेखन के जरिए। साल था 1893। ठीक इसके कुछ बरस पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इस कांग्रेसी दल के सदस्य थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त खाते पीते परिवारों के कुछ व्यक्ति, जिसके साथ आम आदमी का कोई संबंध नहीं था। इसके बाद के अपने जोरदार विप्लवी विचारों के कारण परिचित श्री औरोबिंदो कांग्रेस के कमजोर तरीकों और प्रे, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट या प्रार्थना, आवेदन और प्रतिवाद, इस नीति की पुरजोर आलोचना की थी। अगस्त 1893 में उन्होंने देश लौटने के 6 महीने के अंदर ही तेज विरोध करके बॉम्बे के इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर में लिखा, कांग्रेस के बारे में मेरे यही विचार हैं कि उनका उद्देश्य ही गलत है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जो भी करना चाहते हैं उसमें सदिच्छा का चिन्ह भी नहीं, अपनापन नहीं, और जो तरीका उन्होंने चुना है वो सही नहीं है। यहाँ तक कि जिन नेताओं के ऊपर उन्हें भरोसा है वो तो नेता होने के लायक ही नहीं। संक्षेप में कहें तो आज हम अंधों के या अंधे न हो तो एक आंख वालों की नेतृत्व में हैं। उन्होंने जब ये लिखा तब श्री औरोबिंदो की उम्र हुई थी मात्र 21 वर्ष। बड़ौदा का शुरुआती दौर था अपनी संस्कृति, साहित्य चर्चा और भविष्य में होने वाले राजनैतिक कार्यों की तैयारी का समय। उन्होंने देश की तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति का गहनता से अध्ययन किया और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान पाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। श्री औरोबिंदो एक असाधारण कवि थे। कविता उन्हें रचनात्मकता में सबसे पसंद थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाकाव्य सावित्री। सच कहे तो श्री औरोबिंदो भी खुद को कवि ही मानते थे। उनका मानना था कि काव्य है सौंदर्य, आनंद और प्रसन्नता दिखाने का माध्यम। उन्होंने कहा था, इसका काम किसी सत्य को सामने लाना नहीं, इसका काम शिक्षा देना भी नहीं, या ज्ञान अर्जन के लिए या धार्मिक कारण या किसी नैतिक उद्देश्य के लिए भी नहीं। केवल मात्र शब्दों के माध्यम से सौंदर्य के प्रतिपादन द्वारा आनंद देना है। प्रभु का गुलाब, सिंदूर सने और स्वर्ग के नीलकांत मणि, महत्तम तुम गुलाब, सुंदर तुम ज्यों अग्नि, 7 रंगों में समाया हो परम सत्य जैसे, प्रताड़ित हर प्राण के बंधन में, आश्चर्य भरे और रुद्र ज्योति, किसी अनाम साम्राज्य से आए तुम गुलाब, सहज गूढ़ असीम में खिले हो जैसे प्रभु के गुलाब, महाअस्तित्व की
परम निपुणता में नवीन, ध्रुपदी गुलाब, अकाल नेत्र की अपरूपता के अंतस में बसे, विश्व चेतना की सचल स्मृतियों में रचे बसे हो तुम गुलाब, अनंत के रक्तीम रागीर, अविश्वसनीय बल के अतिथि, बड़ौदा में रहते समय उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। उसी समय उनकी शादी भी हुई थी। हाँ, हुई थी। कलकत्ते की मृणालिनी देवी के संग उनका विवाह हुआ। उनके विप्लवी कार्यक्रम और भविष्य की राजनैतिक कार्यसूची भी हुई यहीं पर। उनके आध्यात्मिक क्रियाकलापों का प्रारंभ भी हुआ यहीं पर, बड़ौदा में। दरअसल और भी दो बातें हुई थी। उनके भाई बारिंद्र घोष, जो बंगाल के भविष्य में होने वाली क्रांति के प्रमुख सूत्रधार बने, उनके पास रहने आए। उल्लेख किया जा सकता है कि यहाँ रहते वक्त उनकी लिखी भवानी मंदिर नामक एक छोटी लेकिन अति महत्वपूर्ण पुस्तिका, इस पुस्तिका से लिए गए एक विचार ने धीरे धीरे भारतीयों के मन में खूब गहरा प्रभाव डाला। हालांकि ये बात कम ही मानी जाती है। उन्होंने बहुत सी गुप्त समितियों को प्रेरणा दी। इसके अलावा युवाओं को उन्होंने गेरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया। बाद के जीवन में उन्हें एक योगी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा था, ईश्वर क्या या कैसे है तब उन्हें पता नहीं था। एक घटना ने योग में निहित आध्यात्मिक शक्ति के बारे में उनमें विश्वास जगाया। मातृभूमि को विदेशियों से मुक्त कराने के लिए उस शक्ति के प्रयोग के उद्देश्य से उन्होंने योग शुरू किया। दरअसल मातृभूमि को स्वाधीन कराने के लिए कुछ भी कर गुजरने को वे तैयार थे। उनका मानना था, कंट्री फर्स्ट, ह्यूमैनिटी आफ्टरवर्ड्स एंड द रेस्ट नोवेयर। मातृभूमि सबसे पहले, उसके बाद मानवता, और किसी चीज का कोई मूल्य नहीं। श्री अरबिंदो की योग की दीक्षा हुई थी मराठी योगी विष्णु भास्कर लेले के पास। उनसे पहली मुलाकात का वर्णन उन्होंने कुछ यूं किया है। मैं लेले का ऋणी हूं। उन्होंने मुझे ये पथ दिखलाया। ध्यान में लगो उन्होंने कहा था, लेकिन कुछ सोचना नहीं, सिर्फ अपने मन को ही देखना। देखोगे कि विचार कैसे उसमें बाहर से प्रवेश कर रहे हैं। उनके अंदर आने से पहले ही उन्हें धक्के मारकर निकाल दो, ताकि यह मन पूरी तरह से नीरवता में डूब सके। मैंने पहले कभी सुना नहीं कि विचार सचमुच ऐसे ही मन में बाहर से प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके सत्य और संभावना को लेकर मैंने कोई सवाल नहीं किया, केवल मात्र निर्देशों का पालन किया और 3 दिनों में ही मैं बिल्कुल मुक्त हो गया। अब हम श्री अरबिंदो के विप्लवी कार्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम चलेंगे प्रताप सर से मिलने। सर, अंदर आ जाएं। ओ, तुम सब आओ आओ आओ। तुम जैसे जवान बच्चों का श्री अरबिंदो के बारे में उत्साह देख बढ़िया लगा। बोलो, क्या जानना चाहते हो? सर, श्री अरबिंदो तो थे एक तरफ एक असाधारण पंडित, और फिर दूसरी तरफ वो थे एक कवि, योगी, वो थे देश प्रेमी। लेकिन वो एक विप्लवी के रूप में विख्यात कैसे हुए? गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। तो इसी से शुरू करें? हाँ हाँ। अच्छा, वो क्या अहिंसा के विरोधी थे? सच कहे तो हमें तो स्वाधीनता मिली थी अहिंसा आंदोलन की मदद से, है ना? श्री अरबिंदो ने एक चिट्ठी में लिखा था कि अहिंसा यानी मुंह बंद कर मार खाना। हाँ, ये तो एकदम सही है। उनका इस तरह के विचारों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, खासकर जब वो देश की आजादी की बात हो। समझे? वो मानते थे अगर दूसरे तरीके काम ना करें तब हिंसा जरूरी हो जाती है। देखो, वो एक विप्लवी थे, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने विदेशी शासक के विरोध में विद्रोह कर दिया था या देश की जनता की विद्रोह में मदद की थी। तो फिर उनका मतादर्श क्या था? ऐसी एक मन की भावना थी जिसे कहेंगे दुस्साहसिक और अभिनव। इस कारण से उन्हें सच्चा विप्लवी कहा जा सकता है। पूरी तरह अंग्रेजी शिक्षा ली,
और इंग्लैंड में बड़े हुए। एक असाधारण विद्वान जो चाहते अगर तो एक अच्छा सा करियर बनाकर आराम से जीवन बिता सकते थे, लेकिन ना, ऐसा नहीं किया। उन्होंने चुन लिया था स्वाधीनता के लिए रास्ता मुश्किल भरा। उस समय उन्होंने अग्रणी भूमिका ली। ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसने बाद में स्वाधीनता संग्राम के समय बहुतों को अनुप्राणित किया था, और उन्हीं में से थे सुभाष बोस भी। एन इंडियन पिलग्रिम में उन्होंने अपने जीवन के ऊपर श्री अरबिंदो के इस प्रभाव की बात लिखी थी। तुम लोग जानना चाहोगे उन्होंने क्या लिखा? हाँ बताइए। बिल्कुल। हाँ हाँ जरूर। मेरे स्नातक होने से पहले ही अरबिंदो घोष साल 1909 से अपने स्वेच्छा निर्वासन और अनुपस्थिति के बावजूद बंगाल के सबसे जनप्रिय नेता थे। उनके नाम से जुड़ना इज्जत की बात थी। राजनीति के लिए उन्होंने एक आकर्षक पेशे को छोड़ा था। जिस समय ज्यादातर नेता बड़ी चतुराई से औपनिवेशिकता की जरूरत की बातें करते, उस समय उन्होंने कांग्रेस के समानांतर स्वयं को एक वामपंथी चिंतनशील नेता और निडर स्वाधीनता संग्रामी के रूप में प्रतिष्ठित किया। मैं जब साल 1913 में कलकत्ता लौटा, तब तक अरबिंदो एक किंवदंती बन चुके थे। किसी नेता के बारे में इतने उत्साह से बात करते मैंने कम लोगों को ही देखा था। जानते हो, उस समय मान्यता थी ब्रिटिश को बिल्कुल हराया नहीं जा सकता, और भारतवासी थे किसी भी प्रतिवाद के लिए असमर्थ। यह कल्पना करना कठिन है कि उस समय एक दुबले चेहरे वाले आदमी ने इस विदेशी शासक के हाथों से संपूर्ण स्वाधीनता की मांग खुलेआम और लिखित रूप में की थी। राजनीति के मामले में भी वह अलग थे। उन्होंने सबसे खतरनाक रास्ता चुना था, जिस रास्ते पर कदम रखने का उस वक्त बहुत कम लोग साहस कर पाते थे। उस कारण से ही वो उस युग के एक बिल्कुल अलग तरह के नेता थे। यहाँ तक कि उन्हें बंगाल की आजादी के आंदोलन का रचनाकार कहा जा सकता है। उनकी पहली गिरफ्तारी के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, अरबिंदो, रविंद्र का ग्रहण करो नमस्कार। हे बंधु, देश बंधु, स्वदेश आत्मा की मूर्तवाणी हो तुम। तुम्हें चाहिए ना मान, ना धन, ना सुख, कोई क्षुद्र दान भी नहीं चाहिए, ना चाहिए कोई तुच्छ कृपा। भीख के लिए कभी आतुर आंचल नहीं बढ़ाया। परिपूर्णता की चाह में जागृत तुम हो बंधन। अच्छा, उस समय देश के आदमी क्या देश को उतना प्यार नहीं करते थे? नहीं, ऐसा क्यों होगा? देखो, हम तो यही सोचकर खुश होते हैं कि देश के प्रति हमारी पूरी निष्ठा है। पराधीन लोगों के मन में भी वैसी ही भावना थी। देखा जाए, देश से कौन प्यार नहीं करता। बड़ौदा रहते समय उन्होंने भवानी मंदिर नामक एक छोटी पुस्तक निकाली थी, जिसमें वो लिखते हैं, सिर्फ एक निष्ठ होना काफी नहीं है। उन्होंने लिखा, एडोरेशन विल बी डेड एंड इनफेक्टिव अनलेस इट इज ट्रांसम्यूटेड इनटू कर्मा। इस प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं जब तक ना वो कर्म में परिणत हो। कितना सही अर्थ भरा कथन है ना? हाँ, सच में मीनिंगफुल है। उनका विश्वास था शक्ति की आराधना में। वो जोर देते थे शक्ति यानी उसके ईश्वरीय उत्स में, मातृरूपेण संवस्थिता, जो है क्षमता और कर्म का प्रतीक। देश के प्रति प्रेम को उन्होंने एक आध्यात्मिकता से जोड़ा था। आध्यात्मिकता के संज्ञानी? मातृभूमि को उन्होंने जीवित देवी के रूप में देखा था, भारत माता के रूप में देखा था। भक्ति के साथ उसकी उपासना पर बल दिया था। उसकी मुक्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए कहा था। इस बारे में और व्याख्या करके लगभग 1 साल बाद अपनी पत्नी को क्या लिखा, सुनो। जहां दूसरे लोग अपने देश को जड़ पदार्थ की तरह देखते हैं, जहां है सिर्फ खरपतवार, खेत, जंगल, पहाड़ और नदी, मैं उसे देखता हूं अपनी मां की तरह। उसके प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं प्यार करता हूं। जब एक राक्षस सीने पर सवार होकर मां की छाती से खून चूस रहा है,
तब उसके बेटे का क्या कर्तव्य है? वो क्या आराम से बैठकर खाना खाएगा और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आनंद में मग्न रहेगा, या जान लगाकर मां की रक्षा करेगा? कमाल है ये, मातृभूमि की देवी रूप में आराधना। इस तरह की सोच तो आज के जमाने में भी जरूरी है। अच्छा, ये क्या सच है कि भवानी मंदिर को हमारे देश के धार्मिक राष्ट्रवाद का उत्स माना जाता है? हाँ, इसे लेकर जो विवाद है मुझे पता है। यह एक बहुत जरूरी सवाल है और इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम सबको 2 भाग में दूंगा। पहला, वर्तमान युग में बैठ उस समय के हालात की कल्पना करना कठिन है, नामुमकिन सा। मनुष्य भीतर से थे बहुत आलसी, सभी न जाने क्यों लंबी पराधीनता के दबाव में निस्तेज हो गए थे। ठीक किस तरह की हताशा देशवासियों में फैल रही थी उसका उदाहरण देता हूं। साल 1902 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की बात बताता हूं। और अब आपके सामने बात करने आ रहे हैं हमारी रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन श्री अंबालाल भाई देसाई। उस समय के एकमात्र राजनीतिक दल के नेताओं के 2-4 भाषणों से उस समय के निराशाजनक हालात का आभास होता है। समझ में आता है नेगेटिव एटीट्यूड और निष्क्रियता ने लोगों को और यहाँ तक कि उनके नेताओं को भी अपने वश में कर लिया था। इसलिए हम सब के भले के लिए, पूरी जनता के भले के लिए ब्रिटिशों के हाथ में हमारे देश की पूरी क्षमता का होना बहुत जरूरी है। मैं ये जोर देकर बोलूंगा कि ब्रिटिश सरकार के प्रति ईमानदारी हम सभी कांग्रेस कर्मियों के मन की भावना है। नमस्कार। और अब जो आपके सामने भाषण देंगे सभी के प्रिय प्रेसिडेंट बाबू श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी महाशय। यहाँ तक के कांग्रेस के प्रेसिडेंट अनुभवी व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी मांग रखी। मुझे भी लगता है कि हमारे भारतवर्ष में ब्रिटिश राज्य स्थायी हो। ये थी देश के सबसे शक्तिशाली दल की सोच। तो सोचकर देखो जरा, किस तरह की मानसिकता को हटाकर लोगों में उत्साह और काम करने की क्षमता को जगाना श्री औरोबिंदो का उद्देश्य था। इस अधिवेशन में श्री औरोबिंदो उपस्थित थे, लेकिन ये सब बातें सुनकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अधिवेशन खत्म होने तक वे वहाँ रुके नहीं रह सके। इस कांग्रेस के द्वारा सच में कोई आंदोलन मुमकिन है? ये तो जैसे मर चुकी है। आपको ही दायित्व लेना होगा तिलक जी। औरोबिंदो बाबू, आप तो जानते हैं 1887 साल में ब्रिटिश आर्म्स एक्ट लेकर आए थे। उस एक्ट के अधीन यदि किसी भारतवासी के पास कोई अस्त्र रहे तो वो है गैर कानूनी। मेरा विश्वास है सिर्फ इसी के कारण हमारा पूरा भारतवर्ष ही निस्तेज हो गया है, प्राणहीन हो गया है। मैं इस एक्ट की विरोधिता करूंगा। मैं अरविंदो, सीधे रास्ते इस ब्रिटिश से लड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, आप तो बहुत सी गुप्त समितियों से जुड़े हैं। मैं भी आपकी उन समितियों से जुड़ना चाहता हूं। ब्रिटिश लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं। सीधी बात, ये सीधे रास्ते से नहीं मानेंगे। ठीक कहा तुमने। उस समय सबसे महत्वपूर्ण था देश के मनुष्यों के बीच जैसे भी हो देश प्रेम को जगाना। देखो, अत्यंत कठिन था ये काम। फिर इस बारे में किसी ने सोचा तक नहीं कि आने वाली पीढ़ी इस काम को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। बोलो, तुम्हें क्या लगता है? सर, इन सब के बारे में हमने जाना है या पढ़ा है ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन सब तो दर्ज किए गए इतिहास का ही हिस्सा है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। हाँ, वो तो है, वरना मुझे कैसे पता चलता? कोई भी तथ्य को जांच कर ये देख सकता है। तो फिर अब जवाब के दूसरे पॉइंट पे आता हूं। यह है तुम्हारे प्रश्न का एकदम सीधा उत्तर। देखो, भक्ति पे एक धर्म का अधिकार नहीं। कौन सा धर्म देश से प्रेम करना नहीं सिखाता, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्यार है वो होगा धर्म से ऊपर। ये सहजात है, इसीलिए आध्यात्मिक है, चर्चा से नहीं मिलता।
उन्होंने इंसानों के अंदर देश के लिए इस सहज लेकिन सुप्त प्रेम को ही जागृत करने की कोशिश की। मातृभूमि के प्रति भक्ति सहजात है। सही कहा ना? किसी ने कभी देश प्रेम सिखाया है क्या? या फिर तुम सबके भीतर में है वो? जन्म मेरा सांस लेता हूँ यहाँ सार्थक जीवन सारा प्यारी भूमि ये है माँ। आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं कहूंगी आंखें खोल दी। यदि राष्ट्रवाद अपनी मातृभूमि के प्रति छलहीन और संपूर्ण भक्ति हो, तो फिर जीवन में सब कुछ क्यों उससे जुड़ा हुआ नहीं होगा? या फिर देश से प्यार करेंगे सोच समझकर, शर्तों को मानकर? लोगों से कहेंगे, देखो इन बातों में तो देश से प्रेम कर सकते हो और इन बातों में नहीं। देश के लिए प्यार की क्या सरहद होती है? वो साल था 1902। बड़ौदा प्रवास के दौरान श्री अरोबिंदो का बंगाल की राजनीति में पहला कदम। मैं जतिन बनर्जी सरला देवी से मिलना चाहता हूँ। वो आपसे अभी नहीं मिल पाएंगी, व्यस्त है। ओ अच्छा अच्छा। ये चिट्ठी है, उन्हें जाकर दे पाएंगे? सरला देवी? आप कहाँ से आए? आप तो यहाँ आसपास के निवासी नहीं लगते। चिट्ठी में लिखा है। आप करते क्या हैं? नमस्कार, आप बड़ौदा से आए हैं? औरोबिंदो बाबू ने आपको भेजा है। कैसे हैं वो? वो बढ़िया है, लेकिन देश की परिस्थिति के लिए वो चिंतित है। आप तो बहुत दूर से आए हैं। आइए आराम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको हमारे नेता बैरिस्टर पे मित्रा के पास भेज दूंगी। आइए। तो आप हैं बड़ौदा आर्मी के एक प्रशिक्षित सैनिक? जी। लेकिन नियम के अनुसार आप आर्मी में तो नहीं रह सकते। दरअसल औरोबिंदो बाबू और उनके मित्र यादव भाइयों ने उल्टे रास्ते से मुझे शामिल किया था। औरोबिंदो बाबू चाहते थे मैं एक प्रशिक्षित सैनिक बनूं, ताकि बंगाल लौटकर वहां के लोगों को गाइड कर सकूं। समझा। मतलब कि ये औरोबिंदो बाबू के प्लान मुताबिक हुआ। हमें आप जैसे किसी की जरूरत है। आप एक काम करें, हमारे दल अनुशीलन समिति के संग जुड़ जाए। अनुशीलन समिति? हाँ, अनुशीलन समिति। जानते हैं, ये छोटे दल तैयार हुए हैं उत्साही लड़कों को लेकर, लेकिन उनको संचालित करने ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं। बंगाल में ऐसे और भी छोटे छोटे दल हैं, लेकिन वो हर एक दल की हालत जो है वो एक ही जैसी। हमें चाहिए प्रेरणा और ट्रेनिंग। औरोबिंदो बाबू भली बात ही जानते हैं ये, इसीलिए आपको भेजा है। अब आप हमारे बच्चों को ट्रेन करने का दायित्व ले। श्री औरोबिंदो के प्लान के मुताबिक जतिन ने लड़कों को इकट्ठा किया और शारीरिक और सांस्कृतिक कार्यों के नाम पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम प्रारंभ किया। कुछ दिनों में ही पूरे बंगाल में ऐसे बहुत से दल बन गए। श्री औरोबिंदो की राजनीति 3 तरह की थी: गोपनीय विप्लवी कामकाज की योजना और परिचालना,
आम जनता में स्वाधीनता की पक्की सोच पैदा करना और असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का आंदोलन चलाते रहना, जिससे सरकारी कामकाज को अचल कर दिया जाए। और इसलिए उन्होंने द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक एक लेख भी लिखा। बड़ौदा में रहते हुए श्री अरबिंदो मराठी नेता बाल गंगाधर तिलक के नियमित संपर्क में रहते, जिनकी वो इज्जत करते थे और विप्लवी दल के संभावित नेता के रूप में उन्हें देखते थे। श्री अरबिंदो खासकर पश्चिम भारत और बंगाल अनेकों बार आते जाते रहे और विभिन्न विप्लवी दल के सदस्यों से मिलकर उन्हें लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करते थे। कितनी जगहों पर उन्होंने भाषण भी दिए। क्रांतिकारी कार्यों का पहला कदम उन्होंने रखा बॉम्बे में साल 1902 में, जब उनकी भेंट हुई ठाकुर राम सिंह नामक एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ, जो उदयपुर की रियासत के एक खानदानी राजपूत थे। आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब बताइए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मुझे आपकी गुप्त समिति की जानकारी है, मुझे उसका सदस्य होना है। ठीक है। ठाकुर साहब के नाम से परिचित ये शख्स एक सीक्रेट सोसाइटी के नेता थे, जिनका असली काम था भारतीय सेना को प्रभावित करना। उन्होंने कम से कम 3 बटालियनों को प्रभावित किया भी था और श्री अरबिंदो उनमें से एक में गए थे। श्री अरबिंदो ने शपथ ग्रहण कर इस समिति के गुजरात सर्कल के प्रेसिडेंट भी बने। फिलहाल अंग्रेजी फौज के 3 रेजिमेंटों में मैं विद्रोह कराने की कोशिश में हूं। आप क्या मेरे संग में जाने के लिए राजी होंगे? जाऊंगा ठाकुर साहब। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में श्री अरबिंदो बड़ौदा से देवघर जाते थे, अपने मामा के घर। उनके नाना श्री राजनारायण बोस थे वहां के निवासी। श्री अरबिंदो के छोटे भाई बारिंद्र भी वहां थे। यही मौका मिलता था जब कैम्ब्रिज में पढ़े हुए अरबिंदो अपने छोटे भाई बारिंद्र को देश प्रेम की ओर प्रेरित करते थे। बताते थे कि विदेशियों के चंगुल से मातृभूमि को निकालना कितना जरूरी है। बारिंद्र 1902 में अपने बड़े भाई के पास बड़ौदा चले आए और एक मुक्त वातावरण में अपना जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे वो क्रांति की सोच की ओर अग्रसर होते चले गए। उन्होंने श्री अरबिंदो के संग पश्चिम भारत के क्रांतिकारी दलों में आना जाना शुरू किया और बंगाल में भी उन जैसे दलों की स्थापना का स्वप्न देखने लगे। इन्हें देखकर बढ़िया लगा दादा। इन्होंने कुछ करने की कोशिश तो की। जानते हो भाई साहब, मैं भी अपने बंगाल के लिए कुछ ऐसे ही विप्लवी दल बनाऊंगा जो देश के लिए आत्मत्याग करने को तैयार रहेंगे। जरूरत मैं भी समझता हूं इसकी, लेकिन हमें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। तैयारी मैंने शुरू कर ही दी है इसकी। तुमने तो जतिन बैनर्जी का नाम सुना है? जतिन? हाँ, सुना है। वो इस काम में काफी आगे बढ़ चुका है। तुम्हें भी भेजूंगा वहां सहायता करने। जाओगे ना? जरूर जाऊंगा। आज से तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होगा अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए खुद को तैयार करना। 1903 साल की शुरुआत में ही श्री अरबिंदो ने बारिन को कलकत्ता भेजा जतिन बैनर्जी की सहायता करने। श्री अरबिंदो ने अपने भाई को ठाकुर राम सिंह की सीक्रेट सोसाइटी की दीक्षा भी दी। मैं शपथ लेता हूं, मेरे शरीर में जब तक प्राण है, मेरी अंतिम सांस के निकलने तक मैं मातृभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष किए जाऊंगा। धीरे धीरे बारिन बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बन गए। 1903 में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान बांग्लादेश का एक हिस्सा, जो एक साथ सम्मिलित बंग प्रदेश था, उसे ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक और भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया। उनका मूल उद्देश्य था विप्लवी कामों के साथ जुड़े अत्यंत सचेतन और शिक्षित हिंदू संप्रदाय को अल्पसंख्यक बनाकर निष्क्रिय कर देना। हम बंग को नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। ब्रिटिश सरकार की विभाजन नीति विफल हो, विफल हो, विफल हो, विफल हो। लौट कर
पर्सन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। शायद यही था पहली बार जब वंदे मातरम की ध्वनि उच्चारित हुई देशवासियों की ओर से, शक्ति और निडरता की भावना का आह्वान करते हुए। इस प्रकार ही श्री औरोबिंदो ने इसका महत्व बतलाया है। लगभग 32 साल पहले बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा था, जो उपन्यास पढ़ने वालों तक सीमित था। लेकिन गुलामी की नींद से अचानक जब आंख खुली, तब सत्य के अनुसंधानी बंगालियों के मुंह से नियति के उस अद्भुत क्षण में गर्जना निकली, वंदे मातरम। ये मंत्र तो मौजूद था ही, एक ही दिन में एक पूरी कौम ने अपना लिया धर्म देशभक्ति का। इसी तरह दर्शन हुए मां के, और एक बार उनके दर्शनों के बाद जब तक उनका मंदिर न बने, मूर्ति प्रतिष्ठा करके बलिदान नहीं देते, तब तक किसी प्रकार की शांति नहीं, आराम नहीं, नींद नहीं। जिस कौम ने एक बार अपना लक्ष्य स्थिर कर लिया, उसे शासकों के पैरों तले दबाया नहीं जा सकता। उन दिनों वे बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे, जिसे अब महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अपनी नई तरह की शिक्षा पद्धति के कारण वो अपने छात्रों में बेहद लोकप्रिय थे। वाइस प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा देकर 1906 साल में वो बंगाल चले आए और यहाँ ठहरे राजा सुबोध मल्लिक के घर पर, जो खुद भी कैम्ब्रिज में पढ़े एक विद्वान थे। वो थे देश प्रेमी और श्री औरोबिंदो घोष के राजनैतिक आदर्शों का सम्मान करने वाले। बंगाल के विभाजन के बाद विदेशी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में आयोजित सभा, निर्णय हुआ कि एक भारतीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब के बीच उपस्थित हैं श्रीमान विपिन बाबू, सुबोध बाबू, चित्तरंजन बाबू, औरोबिंदो बाबू और इनके अलावा सम्मानित जनता। मैं सबसे पहले सुबोध बाबू से कुछ कहने का अनुरोध करूंगा। औरोबिंदो बाबू के कार्य को देख मैं गौरवान्वित हूं। उनके जैसा एक महान व्यक्ति आज हम सबके बीच में है, यह खुशी की बात है। और इस खुशी में मैं अभी घोषणा करता हूं कि इस महान कार्य में मैं 1 लाख रुपए दूंगा। अरे वाह! मैं औरोबिंदो बाबू से अनुरोध करूंगा कि वो इस महान शिक्षा प्रतिष्ठान का अध्यक्ष पद ग्रहण करें। लाओ लाओ लाओ, माला दो, माला दो। मैं अध्यक्ष पद ग्रहण करने की सहमति देता हूं। ये बंगाल नेशनल कॉलेज ही जाना गया जादवपुर विश्वविद्यालय के नाम से। श्री औरोबिंदो ने वंदे मातरम नामक कलकत्ते के एक दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय और निबंधों के माध्यम से राजनैतिक पत्रकारिता शुरू कर दी, जिसने भारत की राजनैतिक विचारधारा को बदलने का काम किया। श्री औरोबिंदो 1906 से 1908 तक इसके संपादक थे। संपादक के रूप में उन्होंने कहा, उनका पहला कार्य था बिना शर्त और संपूर्ण स्वाधीनता को भारत के राजनीतिक उद्देश्य के रूप में घोषित करना। वंदे मातरम का भारतीय बुद्धिजीवियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में बताते समय सुपरिचित राष्ट्रवादी नेता विपिन चंद्र पाल ने लिखा था, शुरू से ही उनकी दक्ष लेखनी पहचान में आ गई। साहसिक मनोभाव, प्रभावशाली सोच, सुस्पष्ट विचार और धारदार सशक्त भाषा, तीखी आलोचना और परिमार्जित हास्य रस देश की किसी पत्रिका से कहीं ज्यादा और बढ़कर था। वंदे मातरम बहुत जल्द ही भारत के राष्ट्रवादी विप्लव का सबसे शक्तिशाली प्रचार माध्यम बन के उभरा। वो अन्य पत्रिकाओं में भी लिखते थे। युगांतर, जो उस समय का एक प्रमुख क्रांतिकारी समाचार पत्र था, उसका प्रवर्तन किया उनके भाई बारिंद्र घोष ने, जो उस समय तक बंगाल के एक विशिष्ट विप्लवी नेता के रूप में माने गए थे। श्री औरोबिंदो ने युगांतर पत्रिका में एक बार लिखा था, मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला किसी कीड़े की मौत क्यों मरे? जो मनुष्य अपने कर्मों और अपने आचरण के द्वारा स्वयं को पुरुष प्रमाणित न कर पाए, भगवान ने क्या उसके उद्धार का कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा?
छोड़ा है। यदि जीते जी अपने आप को पुरुष के रूप में सम्मान न दे पाओ तो कम से कम पुरुष की तरह मृत्यु को अपनाओ। विदेशियों ने आकर तुम्हारे जिंदा रहने के नियम बनाए हैं, लेकिन तुम मृत्यु को कैसे अपनाओगे वो पूरी तरह तुम पर निर्भर है। बारिन ने कुछ दिनों में ही अपना विप्लवी दल बना लिया और 1907 साल की शुरुआत से कलकत्ता के मुरारीपुकुर रोड में अपने परित्यक्त मकान में प्रशिक्षण की व्यवस्था की और छोटा मोटा एक अस्त्रागार भी बना लिया। मानिकतला गार्डन हाउस नामक यह मकान बन गया था उस समय के विप्लवी कार्रवाइयों का केंद्र बिंदु। क्या हुआ, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया दादा। कोई सफलता मिली? जानते हो बारिंदा, हमारा ये परीक्षण निरीक्षण एक सही लैब में करना होगा। मतलब विस्फोटक लेकर काम है ना, खतरा बना ही रहता है। जानता हूँ, हेम ने मुझे सब बताया है। दरअसल मैंने नलिनी को भेजा है सिस्टर के पास मदद के लिए। तुम तो जानते हो वो हमें कितना समर्थन देती रही है। उन्होंने अपने दोस्त प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी बोस से सहायता मांगी है और उन्होंने कहा है वो हमें हमारे इस काम के लिए कॉलेज का लैब इस्तेमाल करने देंगे। और फिर ये भी सुना है डॉक्टर बोस ने आचार्य पीसी राय की सहमति भी ले ली है। वाह! और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग प्रोफेसर बोस का फिजिक्स लैब और आचार्य राय का केमिस्ट्री लैब दोनों इस्तेमाल कर पाएंगे हमारे इस काम के लिए। लेकिन नलिनी के यहां न लौटने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रफुल्ल कहीं नहीं दिख रहा। प्रफुल्ल? जी दादा। नए लड़कों की एक लिस्ट बनाओ तुम। मैंने एक लिस्ट बनाई है दादा, तुम देखोगे एक बार? हाँ, जोर से पढ़ना जरा। नलिनीकांत गुप्ता, शिशिर कुमार घोष, विजय कुमार नाग, इंदु भूषण राय, प्रफुल्ल चक्रवर्ती। उस दौर में हजारों पढ़े लिखे संस्कारी युवक, यहाँ तक कि धनी परिवारों के लड़के भी अनुप्रेरित होकर आत्मत्याग के रास्ते पर निकल पड़े थे। परिवार, सुख, पेशा, समृद्धि, किसी चीज का मूल्य नहीं था इनके लिए। इन्होंने ढेरों कष्ट सहे हैं, अत्याचार सहे हैं, देश से निकाले गए हैं, जेल गए हैं, यहां तक कि फांसी पर चढ़ गए हैं। इन लोगों ने डर को जीता था। इन्होंने सब तरह की बाधा को झेला था, एक ही उद्देश्य के रास्ते पर चलकर, मातृभूमि की स्वाधीनता। एक तरफ था अनुप्राणित युवकों का एक जोशीला दल और एक तरफ समाज के नामी श्रद्धेय अलग अलग पेशे से जुड़े लोग जो इस आंदोलन से जुड़ रहे थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और जो पीछे से इन युवकों का नेतृत्व करते श्री औरोबिंदो थे, उनमें से प्रमुख सिस्टर निवेदिता, जिनके लिए श्री औरोबिंदो ने कहा था दैट वाज फायर, सीआर दास, सरला देवी, सुरेंद्रनाथ ठाकुर, बैरिस्टर पी मित्रा, सुबोध मल्लिक और इन जैसे ना जाने कितने, जिनका लक्ष्य था सिर्फ एक, भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करो। कोर्ट में उस दिन विपिन पाल का मुकदमा चल रहा था, बदनाम जज किंग्सफोर्ड की अदालत में। यहाँ क्या हो रहा है भाई? नहीं जानते? विपिन बाबू का मुकदमा चल रहा है वहाँ, उस बदमाश जज किंग्सफोर्ड के सामने। अरे पुलिस किधर निकल ना। अरे 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 हट! ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारा नाम क्या है? सुशील कुमार सेन। तुम कसूर स्वीकार करते हो? हुजूर, मैं एक आम राहगीर हूँ, मैं निर्दोष हूँ। कोर्ट के अंदर झूठ बोलो मत। मैं तुमको जेल भेजने को सकता, लेकिन तुम अभी चाइल्ड है, इसलिए दया किया। मैं तुमको सबके सामने 15 चाबुक की सजा देता हूँ। सारा लोग देखेगा, कानून के खिलाफ जाने का पनिशमेंट क्या होता है। सुशील को आज सबके सामने चाबुक मारा, फिर वही किंग्सफोर्ड। उसका क्या दोष था? वो तो वहां से जा रहा था जब पुलिस ने उसे पकड़कर मारा। ठीक हुआ है जो उसने उलटकर उन्हें मारा। उम्र में कम है लेकिन खूब साहसी है। बारिंदा, अभी सत्यारे किंग्सफोर्ड को रोकना ही पड़ेगा हमें, उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बारिंदा,
हम सब क्या सोचते हैं आप नेताओं को बताते क्यों नहीं? हमारे नेताओं की नजर है इस पर। वो लोग जल्द ही कोई कार्रवाई करेंगे। तुम धीरज मत खोना और अपना काम अच्छे से किए जाओ। ध्यान से सुनो, फैसला कर लिया गया है। किंग्सफोर्ड को मारा जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं दादा? पहले तुम खुद को कंट्रोल करना सीखो। मामला है एकदम गोपनीय। मुझसे कहा गया है कि कौन कर सकता है ये काम, ये तय करना, और किस प्रकार होगा ये भी ठीक करना। प्रफुल्ल, तुम और सुशील, तुम दोनों यह काम करोगे। इसी बीच 2 ऑपरेशन करके प्रफुल्ल को अच्छा अनुभव हुआ है। सुशील, तुम कुछ बोलो। तुम्हारी पीठ का जख्म तो ताजा है ना? वो तो मेरे मन के अंदर हमेशा के लिए ताजा ही रहेगा। काम मैं करूंगा बारिंदा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं प्लान बताऊंगा बाद में। अभी तुम अपना काम किए जाओ, लेकिन ईश्वर की सौगंध कोई पकड़ में नहीं आना। मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा बारिंदा, यही है उसका उपाय। आशा है मामला उतनी दूर तक ना जाए। तुम दोनों को मुजफ्फरपुर जाना होगा। किंग्सफोर्ड आजकल वहीं पर है। कल तुम दोनों मिल लेना मेरे संग। इतनी तैयारी के बाद भी सुशील जा नहीं पाएगा। उसके पिता बीमार हैं, इसलिए उसे जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे प्लान के मुताबिक ही काम होगा। प्रफुल्ल, ये है खुदीराम, ये जाएगा तुम्हारे संग। आपने मुझे ये मौका दिया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं बारिंदा। ये मेरे लिए सम्मान के जैसा है। अब देखिएगा, मैं उसे मार कर ही आऊंगा वापस। आपको निराशा नहीं होगी। प्रफुल्ल चाकी दल के पुराने सदस्य थे। उन्होंने 2 बार मारने की असफल कोशिश की थी। खुदीराम बोसु श्री अरबिंदो के बंगाल में मेदिनीपुर के दौरे के समय उनसे प्रभावित हुए। खुदीराम के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। दीदी ने उन्हें पाला था। खुदीराम को स्वाधीनता संग्राम के एक कुशल सेनानी के रूप में सभी जानते थे। मानिकतला गार्डन में प्रफुल्ल और खुदीराम को न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के वध की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद ही श्री अरबिंदो मुजफ्फरपुर बम केस में गिरफ्तार हुए। मुजफ्फरपुर वाली घटना में 2 महिलाओं के मारे जाने के अगले दिन ही प्रफुल्ल पकड़े गए और वो जिस प्रकार अपने क्रांतिकारी दोस्तों को दिखाया करते थे, ठीक वैसे ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। खुदीराम बंदी बनाए गए और एक छोटे से मुकदमे के बाद ही हाँ साहब, उन्हें फांसी की सजा मिली। वंदे मातरम। सन 1908 के 11 अगस्त के दिन 19 साल के खुदीराम बसु शहीद हो गए। घुरे आशी একবার বিদায় দাও মা, ঘুরে আসি ও মা, হাসি হাসি পূর্ব ফাঁসি দেখবে
ही थे क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे युवा और फांसी को गले लगाने वाले प्रथम शहीद। मुजफ्फरपुर बम कांड में गिरफ्तार होने के बाद श्री औरोबिंदो को अमानवीय परिस्थिति में एक अकेली कोठरी में कैद रखा गया। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर उन्होंने आध्यात्मिकता का सहारा लिया। एक छोटे से सेल में 1 महीने अकेले रखने के बाद उन्हें सामने के एक पेड़ तक टहलने की अनुमति दी गई। सुबह और शाम ये जरा सा टहलना ही उनके लिए अवकाश जैसा था। उनके जीवन में इस बंदी अवस्था के पीछे ईश्वर के अभिप्राय का अनुभव उन्हें धीरे धीरे हुआ। सर, एक बार जब अरविंद घोष को अरेस्ट कर लिया गया तब उसे आजीवन बंदी रखना होगा, नहीं तो उसे निर्वासित करना होगा। मेरे पास ऑर्डर है, उनको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाए। उसी के चलते सारा प्रॉब्लम, इसलिए सरकार उनको बहुत दिनों तक रोक कर रखना चाहती है। तो चाहे जैसे भी हो, तुम लोग उसे दोषी साबित करो। लेकिन सर, उनके खिलाफ हमारे पास कोई साफ सबूत नहीं है, प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। व्हाट? मैं कुछ नहीं जानता। प्रूफ नहीं है तो वो बनाओ। तुम लोगों को क्या सब कुछ समझाना होगा? सर, जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक बहुत धनी परिवार का लड़का है। उसके पिता मेरे पास आए थे। उनका बेटा वादा माफ गवाह बन सकता है। ओके। सुना है तुमने? नरेन गोसाई कोर्ट में औरोबिंदो बाबू के खिलाफ झूठी गवाही दी है। बयान दिया है कि वही क्रांति दल के मुखिया हैं। ये तो बहुत गलत हुआ है, हा? अब तो ये लोग उन्हें निर्वासन में भेजेंगे या फिर सारा जीवन जेल में बंद कर देंगे। मुझे मिल जाए वो गद्दार, खत्म कर दूंगा। सुना है उस नरेन गोसाई को उस यूरोपियन वार्ड में हटा ले गए हैं, उसे बचाने के लिए। कनाई, सत्येन, नलिनी, सुधीर सभी बहुत गुस्से में हैं। सारे लोग उस शैतान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कानाई के पास एक रिवॉल्वर है, वो छिपा कर ले आया है। वो जेल से भागना चाहता था। उसके पास और बंदूक हो सकती है और वही ये काम कर सकता है। भैया। हाँ बोलो। भैया, हम पर एक उपकार कर देंगे? यूरोपियन वार्ड में नरेन गोसाई को एक खबर कर देंगे कि कानाई और सत्यन उनसे बात करना चाहते हैं। सीक्रेट सोसाइटी की कुछ गुप्त जानकारी है हमारे पास, वही हमें उन्हें बताना है। अगर वो इस केस से निकलने में हमारी मदद कर सके तो बोले। अब दया करके उनसे ये बात कहिए ना, बीमारी का बहाना करके यहाँ हम भर्ती हुए हैं ताकि छिपकर उनसे बात कर सके। सत्येंद्रनाथ बोस और कनाईलाल दत्त दोनों ही जानते थे कि नरेन मरे या नहीं मरे, उनकी मौत तो निश्चित है। ऐसा ही हुआ। कम समय में ही फैसला आया और एक ही जेल में दोनों को फांसी दी गई। इस घटना के बाद श्री औरोबिंदो को एक बार फिर उनकी अकेली कोठरी में डाला गया। लेकिन इस बीच आध्यात्मिक चर्चा में वो इतने डूब गए थे कि कुछ भी उन पर असर नहीं डाल पाता। जेल में रहने के दौरान उनके आध्यात्मिक अनुभव की गहराई के बारे में उन्होंने जो बताया उससे ज्यादा नहीं जाना जा सका। लेकिन जेल से बाहर आकर श्री औरोबिंदो बन चुके थे एक नए इंसान। आरोहण के पलों में कौन होगा संगी मेरा,
चल रहा हूं मैं पहाड़ों की गोद में अनजान पते की ओर। आंधी तूफान सब कुछ को ठोकरों में उड़ाकर, दुर्गम दलदली बर्फीली जमीन की बाधाओं को पार कर, बांध नहीं पाई क्षुद्र किसी नगर की स्वार्थी सरहद मुझे। जाने अनजाने के बंधन रोक नहीं पाए द्वार मेरे। ईश्वर है मेरा नीले आसमान में फैला हुआ, रास्ते में पसरा है मेरे क्रुद्ध हवाओं का गर्जन। अकेलापन है मेरे खेल का प्रिय साथी यहाँ, मुश्किलें हैं मेरे प्राणों की प्रिय सखा जैसे। कौन लेना चाहता है स्वाद मुक्ति का, तोड़ कर बंधन आज हवाओं से धुली इस चढ़ाई के पथ पर। मैं सारे झंझावातों पर्वतों का सम्राट हूँ, स्वाधीन आत्माभिमान की चेतना शक्ति हूँ। कठोरता जिसका गौरव, विपत्तियों का जो हो वारिस, होगा वही भागीदार मेरे साम्राज्य का, हमराही मेरा। 1 साल कैद में रहने के बाद श्री औरोबिंदो मुक्त हुए। एक युवा बैरिस्टर CR दास थे उनके बचाव पक्ष के वकील। उनके शेष विचार किसी भविष्यवाणी की तरह सत्य हो गए। इस मामले के खत्म हो जाने के बहुत बाद भी, इस अशांति, इस आंदोलन के खत्म होने के काफी समय बाद भी, उनकी मृत्यु और उनके विस्मृतियों में खो जाने के बहुत बाद भी उन्हें याद रखा जाएगा। एक देश प्रेमी कवि के रूप में, राष्ट्रवाद के प्रचारक के रूप में, मानवता प्रेमी के रूप में। उनकी मृत्यु के युगों पश्चात भी उनकी वाणी मात्र भारतवर्ष में नहीं, बल्कि देश देशांतर में ध्वनित होगी, प्रतिध्वनित होगी। कलकत्ते से कुछ दूर स्थित उत्तरपाड़ा की इस लाइब्रेरी में 30 मई 1909 को अलीपुर जेल में रहने के दौरान उनका जो आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, श्री औरोबिंदो ने उसका वर्णन किया। एक विशाल सभा ने लगभग 1 घंटे तक मंत्र मुग्ध होकर सुनी जेल में उनके भगवत दर्शन की बातें। अपने आध्यात्मिक अनुभव का उल्लेख करते हुए विशेषकर हिंदू धर्म या सनातन धर्म की विभिन्न विशेषताओं की गहनतम व्याख्या उन्होंने की। गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद श्री औरोबिंदो बेहद निराश हो गए थे। इस समय उनके हाथों में आई गीता और उन्होंने बहुत ही निष्ठा के साथ गीता में निर्देशित साधना करनी शुरू की। हम जानते हैं कि गीता उस अर्थ से कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। यह है कुरुक्षेत्र के युद्ध के एक महत्वपूर्ण समय में अर्जुन को दिया गया श्री कृष्ण का उपदेश। महान योद्धा अर्जुन के मन में छाया एक अनजाना भय और नैतिकता के प्रश्न ने उन्हें डाल दिया एक चरम संकट के सामने। उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अस्त्र नीचे रख दिए। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, उसी का नाम है गीता। श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और एक अर्थ में बताया मनुष्य के लिए जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का एक महानतम पथ, और वो पथ है आध्यात्मिकता का, नैतिकता का नहीं। भगवत इच्छा ही मनुष्य के कर्म की दिशा तय करती है। भगवान को उत्सर्ग कर उन्हीं के यंत्र की भांति अपना कर्म करते जाना ही गीता की मूल शिक्षा है, उसकी साधना है। श्री औरोबिंदो अपने बंदी जीवन के हर पल में पूरी एकाग्रता के साथ इसी साधना में लीन थे। श्री औरोबिंदो के अनुसार राग द्वेष से मुक्त होना होगा, फल की चिंता ना करके उसके लिए कर्म करना होगा, निज इच्छा का परित्याग करना होगा, भगवान के हाथों निर्विरोध और विश्वस्त यंत्र बनना होगा। ऊंच नीच, शत्रु मित्र, जय पराजय सभी बातों को समान रूप से स्वीकार करना होगा, लेकिन उनके कार्य में शिथिलता नहीं ला सकते। उनका एक और बेशकीमती अनुभव था यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सार्वजनिक चेतना की उपलब्धि, यानी हर चीज में ही हर तरफ उस सर्वशक्तिमान की उपस्थिति का अनुभव कर सकना। जेल में ही उनकी सम्यक उपलब्धि थी
कि स्वयं वासुदेव उन्हें घेरे हुए हैं। जेल में जिस पेड़ के नीचे वो टहला करते, श्री कृष्ण वहीं तो खड़े हैं। उनकी ही छत्र छाया सर पे है। जेल की लोहे की सलाखों में भी कृष्ण है। बिस्तर के मोटे कंबल में भी नारायण ही है। अपने स्नेह के बंधन में बांध कर रखा है उन्हें। जब वो अदालत में जाते थे, मैजिस्ट्रेट, वकील, गवाह, सिपाही, दूसरे अभियुक्त और मौजूद अन्य लोगों में भी उसी भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ उन्हें। इस आध्यात्मिक उपलब्धि के कारण उनकी अंतर्दृष्टि में सनातन धर्म की मूल भावनाओं के हर आयाम का उद्घाटन हुआ। श्री कृष्ण की वाणी का उल्लेख कर श्री औरोबिंदो ने उसके महत्व का विश्लेषण किया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, जब ऐसा कहा जाता है कि भारत आगे बढ़ेगा, उसका उदय होगा, तब सनातन धर्म के प्रसार को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा कहा जाता है। केवल मात्र धर्म के कारण। धर्म ही देश का एकमात्र परिचय है। धर्म की महिमा का गान करना यानी देश की महिमा का गान करना। इट इज फॉर द धर्मा एंड बाय द धर्मा दैट इंडिया एग्जिस्ट्स। ये कथन भारत की अंतरात्मा की ही प्रतिध्वनि है। दुर्ज्ञेयः शाश्वतो धर्मः स तु सत्ये प्रतिष्ठितः यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा। मनुष्य का भ्रमित मन सोचता है धर्म है जीवन जीने की कोई विशेष पद्धति, किंतु सही जीवन है ऐसे विचार जो सत्य को धारण करे। जिसे धारण किया जाए वही है धर्म। जैसे कि सनातन धर्म, जिसका ना आदि है ना अंत, चिरंतन है प्रकृति, शाश्वत है प्रकृति के अंग। इसीलिए सनातन धर्म पूजना सिखाता है हर जीव को, वनस्पतियों को, पर्वतों को और धरती को। सनातन धर्म के अनुसार नदी है देवी स्वरूपा, सूर्य या अग्नि है आत्मा स्वरूप, गाय और तुलसी है माता स्वरूपा। जीवन और इसे जीने के इन्हीं सहज और विविध रूपों के रहस्यों में से सत्य को खोजना ही है सनातन धर्म। ईश्वर है सर्वत्र, केवल मनुष्यों के अंदर ही नहीं, सभी के अस्तित्व में, सभी जड़ पदार्थों में, सभी जीवों में है उसी ईश्वर का प्रकाश। भारतवासियों के दैनिक जीवन में है इसी विश्वास का पूर्ण प्रतिफलन। श्री औरोबिंदो के कथन के अनुसार सनातन धर्म है जीवन की प्रतिच्छवि। सनातन धर्म है जीवन। इस धर्म पर विश्वास करने से कहीं ज्यादा उसकी महत्ता की उपलब्धि करके जीवन जीने में ही इसकी सार्थकता है। यही है सनातन धर्म का सारमर्म, जो सारी पृथ्वी में भारत धारण करता है। श्री औरोबिंदो का जीवन साफ तौर पर 2 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय की अर्थात उनकी शिक्षा और विद्वता, राजनैतिक और क्रांतिकारी कार्यों की कुछ जानकारी हमें मिली और ये देखा कि कारावास में भगवत दर्शन के बाद आध्यात्मिकता और योग साधना ही उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य हो गया। उसके बाद अपने जीवन के 40 साल पौंडीचेरी में इस योग साधना के माध्यम से ही मनुष्य के भविष्य निर्माण की एक नई दिशा उन्होंने दिखलाई। उनकी दृष्टि में मानसिक चेतना से समृद्ध मनुष्य क्रमिक विकास करते हुए आज पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन मन चेतना की उच्चतम सीढ़ी नहीं है। मनुष्य ही नहीं है पृथ्वी का शेष प्राणी।
आविर्भाव होगा और महत्व आध्यात्मिक चेतना से संपन्न एक नई प्रजाति का, जिसके द्वारा धरती पर प्रतिष्ठित होगा एक दिव्य जीवन। भगवत शक्ति की सहायता से धरती पर इस दिव्य जीवन की प्रतिष्ठा करने के लिए पौंडीचेरी में स्थापित हुआ है श्री औरोबिंदो आश्रम। जेल से मुक्त होने के बाद श्री औरोबिंदो साल भर कलकत्ते में थे। मुख्यतः संपादन और धर्म चर्चा करते रहे, लेकिन अंग्रेजों को उन पर भरोसा नहीं था। तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने उनके बारे में कहा था द मोस्ट डेंजरस मैन। अचानक एक दिन अंतरात्मा के आदेश पर पहले चंदन नगर और वहां से पौंडीचेरी चले गए और फिर वो कभी नहीं लौटे। राष्ट्र के इतिहास में ऐसा समय भी आता है जब विधि के विधान के आगे हर कार्य, हर लक्ष्य, चाहे वो कितना भी महत् हो, बड़ा हो, उसका परित्याग करना पड़ता है। हमारी मातृभूमि के लिए ये भी वैसा ही एक समय है जब उसकी सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी ओर अग्रसर होना है। यदि शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसके लिए करो। अपने शरीर, मन और आत्मा को प्रशिक्षित करना है तो उसी के लिए करो। जीविका उपार्जन करो, क्योंकि उसी के लिए जीना है तुम्हें। परदेश जाना है ताकि वहां से वो ज्ञान ला सको जिसके द्वारा उसकी सेवा कर सको। कार्य करो उसकी समृद्धि के लिए। तकलीफ झेलो ताकि वो खुशहाल हो सके। इसी एक सीख में सभी कुछ समाहित है। सा